नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। जहां झुग्गी वहीं मकान स्कीम के तहत अपना पक्का मकान पाने वालों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। दिल्ली के कालकाजी की कुछ महिलाओं ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर दिया धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर साझा किए ये पत्र। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने श्रीनगर में की कृषि और बागवानी विभागों के कामकाज की समीक्षा। संबंधित अधिकारियों को कृषि और बागवानी क्षेत्रों के विकास के लिए केंद्र की तरफ से हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। उत्तराखंड के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी की कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक। अधिकारियों से एप्पल मिशन पर विशेष ध्यान देने को कहा। किसानों और बागवानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के तेजी से क्रियान्वयन पर दिया जोर। देश के कई भागों में नहीं थम रहा बारिश का दौर। मध्य प्रदेश के 11 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट। महाराष्ट्र के विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। जहां झुग्गी वहीं मकान स्कीम के तहत अपना पक्का मकान पाने वालों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। दिल्ली के कालकाजी की कुछ महिलाओं ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर धन्यवाद कहा। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर ये पत्र साझा किए हैं और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली के कालकाजी की उन माताओं और बहनों के पत्रों को पाकर अभिभूत हूं जिन्होंने जहां झुग्गी वहीं मकान स्कीम के तहत पक्के घर मिले हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी जब वहां गए तो महिलाओं ने ये पत्र उन्हें सौंपे, जिनमें उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की है। वे बताती हैं कि कैसे इस स्कीम के जरिए उनका वर्षों पुराना सपना साकार हुआ है और पूरे परिवार का जीवन आसान बना है। पत्रों के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। हमारी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए यूं ही प्रतिबद्ध होकर काम करती रहेगी। और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित एक बैठक में कृषि बागवानी विभागों और ICAR CITH के कामकाज की समीक्षा की। CSS HADF और क्रेडिट लिंक्ड योजनाओं के संबंध में निदेशक कृषि कश्मीर, निदेशक केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान और उप निदेशक बागवानी कश्मीर द्वारा मंत्री के समक्ष पावर पॉइंट प्रस्तुति दी गई। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न बागवानी और कृषि फसलों के मूल्य संवर्धन पर परियोजनाएं प्रस्तुत करने पर जोर दिया ताकि कृषक समुदाय का सामाजिक आर्थिक विकास हासिल किया जा सके। उन्होंने प्रतिभागियों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि क्षेत्र के कृषक समुदाय के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के दौरान PRI के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। शोभा ने अधिकारियों से पंचायत स्तर पर किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाने को कहा है ताकि विभिन्न कार्यक्रमों के तहत वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कृषि, बागवानी और अन्य संबद्ध क्षेत्रों के विकास के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उत्तराखंड के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें मंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके। गणेश जोशी ने परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत आउटलेट के कार्यों में तेजी और तय समय सीमा के भीतर पूर्ण करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को कार्यप्रणाली में सुधार लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने उद्यान विभाग के अधिकारियों से एप्पल मिशन पर विशेष ध्यान देने की बात कही और साथ ही बताया कि सरकार किसानों बागवानों के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। किसानों को उनका अधिक से अधिक लाभ पहुंचे, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। मंत्री ने अधिकारियों को आगामी
11 अगस्त को प्रदेश भर के सभी सेब काश्तकारों को देहरादून किसान भवन में एक गोष्ठी करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी सेब काश्तकारों को एक गोष्ठी के माध्यम से उनके सुझाव को लिया जाएगा। बैठक में उन्होंने कहा है कि मंडी किसानों के लाभ के लिए बनाई गई है, लेकिन किसानों की जगह अन्य लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। उन्होंने अधिकारियों को एक मैकेनिज्म और कोल्ड चेन डेवलप करने के भी निर्देश दिए। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अपने कुमाऊं दौरे के तीसरे दिन बुधवार को राजकीय उद्यान रामगढ़ का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने सेब विपणन के लिए तत्काल कार्रवाई के अधिकारियों को निर्देश देते हुए क्षेत्र में मंडी खोलने की घोषणा की। कृषि मंत्री ने स्थानीय फल उत्पादक किसानों के साथ एक बैठक की और कहा कि रामगढ़ क्षेत्र औद्यानिकी के लिए गोल्डन बेल्ट है। बैठक में किसानों ने औद्यानिकी में आ रही समस्याओं को कृषि मंत्री के समक्ष रखा। किसानों ने फलों के प्रसंस्करण के लिए क्षेत्र में एक आधुनिक फल प्रसंस्करण इकाई की स्थापना करने, कोल्ड चेन और सैटेलाइट मंडी स्थानीय स्तर पर स्थापित करने की मांग की। कृषि मंत्री ने मंडी अधिकारियों को सेब विपणन के लिए तत्काल कार्रवाई को निर्देश दिए हैं और क्षेत्र में मंडी खोलने की भी घोषणा की है। मध्य प्रदेश राजस्थान में किसानों की तरक्की का महत्वपूर्ण आर्थिक आधार कृषि है और इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर यानी कि काजरी द्वारा महिला किसानों को स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। काजरी से प्रशिक्षण लेकर कई महिलाएं किसान जो हैं अपना रोजगार कर रही हैं और ऐसी ही एक महिला किसान हैं जिन्होंने काजरी से प्रशिक्षण लेकर थार डिलाइट नाम से कृषि उत्पादों का ब्रांड तैयार किया है जो आज काफी लोकप्रिय हो रहा है। थार डिलाइट के बारे में डीडी न्यूज संवाददाता ओपी यादव ने बात की केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी कि काजरी के निदेशक डॉक्टर ओपी यादव और प्रगतिशील महिला किसान से। राजस्थान को कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए भी जाना जाने लगा है। अभी यहाँ पर जोधपुर के थार डिलाइट के नाम से कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन करके एक उत्पाद की कंपनी शुरू की गई है जिसको न केवल राजस्थान बल्कि राजस्थान से बाहर भी काफ़ी जाना जाने लगा है। इसको सहयोग देने में काजरी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है काजरी के निदेशक डॉक्टर ओपी यादव। सर, अगर बात करें थार डिलाइट काजरी के सहयोग से जो नई एक श्रृंखला निकली है मूल्य संवर्धन की, कृषि उत्पादों के जरिए किस तरह महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बन रही है? हमने अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ABI के थ्रू नए नए एंटरप्रेन्योर्स बनाए हैं। वो एंटरप्रेन्योर्स अपनी स्किल्स को सीखने के बाद अपना खुद का बिजनेस शुरू किया है और चाहे वो बाजरा से संबंधित प्रोडक्ट हैं, चाहे वो लाइव स्टॉक फीड से संबंधित प्रोडक्ट हैं, आने वाले समय में बहुत उत्तम दृष्टिकोण से वो कार्य करने में सफल रहे हैं और उनमें से कुछ महत्वपूर्ण सफलताएं हमारी महिलाओं ने प्राप्त की है जिन्होंने एक नया ब्रांड क्रिएट किया है थार डिलाइट। इनके प्रोडक्ट्स हैं वो पूरे समाज में सराहे जा रहे हैं। क्या सांगरी के अलावा और कौन कौन से उत्पाद अभी यहाँ बनाए जा रहे हैं जो भविष्य में काम में आ सकते हैं खाने के और बाहर बेचने के? देखिए, राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण फसल जो है सूखाग्रस्त क्षेत्रों की वो बाजरा है। बाजरा के अंदर इतने प्रोडक्ट्स बने हुए हैं, कुकीज़ हैं, उसके बाद बेसिकली आपके फ्लेक्स हैं और कुकीज़ और फ्लेक्स के अंदर बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स हैं। साथ साथ चॉकलेट के अंदर भी बाजरा का लगभग 23% मिश्रण किया गया है जिसकी वजह से उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ी है। इसके साथ साथ और नए प्रोड्यूस भी हम लगातार हमारे पोस्ट हार्वेस्ट लैब में हम तैयार कर रहे हैं। आपने कैसे प्रशिक्षण काजरी से लिया और आज क्या क्या उत्पाद बना रही हैं? मैंने लघु उद्योग भारती के थ्रू काजरी से प्रशिक्षण लिया और 1 महीने का मेरा प्रशिक्षण था जिसमें मैंने कुकीज, कुरकुरे, चॉकलेट और पोहे बनाने सीखे। तो उसी दौरान मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझे अब ये काम करना ही है और जिस दिन मेरी ट्रेनिंग पूरी हुई उसी दिन से मैंने ये काम शुरू किया और दिन पर दिन मुझे इसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा और आज मैं हर महीने 1 लाख रुपए का टर्नओवर कर लेती हूँ। आप ये जो कृषि के उत्पाद कहाँ से लाते हैं? मैं बाजरा वहाँ के किसानों से ही लेती हूँ और घी, देसी घी यूज करती हूँ। इनकी बिक्री कहाँ पर करते हैं आप? बिक्री सर जोधपुर लोकल भी है और लोकल से बाहर के भी काफ़ी कस्टमर बन गए हैं। दिल्ली, नोएडा,
भावनगर, उदयपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर, काफ़ी जगह जा रहा है। बहुत सारी महिलाएं आज भी इस तरह का कारोबार करने के लिए प्रेरित होना चाहती हैं। अगर वो काजरी से संपर्क करें तो उनको क्या करना होगा और कितने दिन का प्रशिक्षण उनको लेना होगा? हमारी संस्थान का वेबसाइट एड्रेस है, उसके ऊपर हम सबके टेलीफोन नंबर दिए हुए हैं, जो ICR में icr.cazri.res.in यहाँ जो संपर्क दिया गया है उसके माध्यम से वो हमसे टेलीफोन के माध्यम से कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं और आने वाले समय में हम इस काम को और आगे बढ़ाएंगे। तो थे केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी काजरी के निदेशक डॉक्टर OP यादव, जिनका मानना है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान में महिलाओं को कृषि से जोड़ने के लिए वहां न केवल शिक्षण और प्रशिक्षण कार्य किया जा रहा है, बल्कि उत्पादों का मूल्य संवर्धन कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का महत्वपूर्ण संकल्प भी पूरा किया जा रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन AK के साथ में OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और विकास की अंधी दौड़ के बीच वैश्विक जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से दुनिया भर के देश जूझ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए पर्यावरण संरक्षण कितना जरूरी है, इस विषय पर हमारे संवाददाता OP यादव ने बात की दी एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यानी कि टेरी की महानिदेशक डॉक्टर विभा धमन से। वैश्विक जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच पर्यावरण दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसर काफी मायने रखते हैं। अभी हमारे साथ टेरी के महानिदेशक विभा धवन मौजूद है। आइए बात करते हैं किस तरह है भविष्य में पर्यावरण को संरक्षण करके प्रकृति को ग्रीन और क्लीन बनाया जा सकता है। मैडम, टेरी ने कई बार रिपोर्ट्स दी हैं पर्यावरण में जिस तरह डिग्रेडेशन हो रहा है, एक बहुत बड़ी चिंता का विषय, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो अब आज से 10 साल पहले हमको कहना पड़ता था कि ये चिंता का विषय है। अब तो सबको दिखाई दे रहा है कि जलवायु परिवर्तन से क्या क्या हो रहा है। आप दिल्ली ही देखिए, मई में कभी इतना कम टेम्परेचर हुआ था क्या? हम शायद कह रहे हैं कि गर्मी कम पड़ी है, लेकिन ये गर्मी कम पड़ने से हमारे सारी और चीज़ों पर, बायोडाइवर्सिटी पर, क्रॉप्स पर, सब पे क्या क्या असर होने वाला है। आपने पिछले साल में देखा बैंगलोर में फ्लड्स आ रहे हैं, जयपुर में बारिश ज़्यादा हो रही है। तो ये सब चीज़ों से, ये 2-4 दिन की बात नहीं है, इसका असर बहुत टाइम तक रहता है। अब रही बात कि हमको डेवलप तो करना है। देखिए, भारत को बहुत विकसित होना है, हमको और कारखाने लगाने हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेड इन इंडिया, जो हमको अपना सपना सच करना है। और अभी तक अगर हम देखते हैं तो एक बहुत बड़ा रीज़न रहा था भारत की विकास गति थोड़ी कम होने का कि हमारे पास एनर्जी की कमी थी। तो इसलिए हम देखिए पेट्रोल का कितना हम आयात करते हैं, कितना हमारा पैसा जाता है। अब हमारे पास और विकल्प हैं, जैसे कि आप सोलर से इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी बना सकते हैं, आप विंड से बना सकते हैं, आप जो हमारा एग्रीकल्चर रेजिड्यू है उसको बायो इथेनॉल में बना के और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ये सब चीज़ों से हमारे लिए एक तरह बहुत से रास्ते खुल रहे हैं कि हम सब कर पाएंगे। और क्योंकि हम विकासशील की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कहीं पे ऐसा भी है कि जो नई विकसित जो कुछ हमने करना है, चाहे हम बिल्डिंग की बात करते हैं, चाहे हम किसी और चीज़ की बात करते हैं, तो उसको हम हरा भरा कैसे करें, अब वो हो रहा है। तो टेरी की महानिदेशक विभा धवन, जिनका मानना है कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां न केवल इंसान के लिए हानिकारक है, बल्कि प्रकृति के बैलेंस को संतुलित करने के लिए सभी काफ़ी जरूरी है। इसलिए जितना भी हो वृक्षारोपण करें, पर्यावरण को संतुलित करें और जैव विविधता को बनाए रखें। मेरे सहयोगी कैमरामैन गोपाल दास के साथ में OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और अब बात करते हैं मौसम की, जहां मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 11 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। ये जिले हैं जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम और बैतूल। इसके अलावा कटनी और पन्ना जिले के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि प्रदेश के 17 जिले ऐसे हैं कि जहां भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण एक सिस्टम बना है जो ओडिशा, झारखंड से होता हुआ मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहा है, जबकि महाराष्ट्र के विदर्भ और छत्तीसगढ़ के लिए अत्यधिक बारिश की आशंका के लिए ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी दी गई है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान देश के उत्तर पश्चिम हिस्से में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। अगले 4 से 5 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है।
हिमाचल प्रदेश में हाल की बारिश और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदा की घटनाओं पर बोलते हुए प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिन्हा ने कहा कि अभी राज्य में 330 सड़कें बंद हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को राज्य के लिए आर्थिक सहायता देने की घोषणा के लिए धन्यवाद भी दिया। आज के दिन जो है करीबन 350 सड़कें 330 सड़कें प्रदेश के अंदर अभी बंद है और मुख्य रूप से जो 2 हमारे NHAI की सड़कें हैं 4 लेन की वो भी बंद है, कालका शिमला की और जो पंडो का सेक्शन है आपके कीरतपुर मनाली सेक्शन का वो भी बंद है। मैंने इसके लिए NHAI के अधिकारियों से बात करी है, RO से बात करी है और आपके जो आधे घंटे के अंदर अनुमानित है कि जो 6 मील का सेक्शन है वो खोल दिया जाएगा मंडी के अंदर। हमारी जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो सड़कों को खास करके सेब बहुल्य क्षेत्र की सड़कों को बहाल करने की है। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की और आइए देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों में अरहर बिकवाली के लिए पहुंची। भाव पर नजर डालें तो 3 अगस्त को जसदन, आगरा और मिर्जापुर मंडी में अरहर के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं राजकोट मंडी में भाव नरम रहे, जबकि गाजियाबाद मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग्बाक नेट के मुताबिक गुजरात की जसदन मंडी में 2 अगस्त को अरहर का भाव रहा 8,000 रुपए। 3 अगस्त को इसके भाव में 250 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 8,250 रुपए पर। राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान अरहर के सौदे नरमी के साथ हुए। 2 अगस्त को यहां अरहर का भाव था 8,820 रुपए। 3 अगस्त को इसके सौदों में 320 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 8,500 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 2 अगस्त को अरहर का भाव था 8,850 रुपए। 3 अगस्त को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव 8,900 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। हालांकि गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरहर के भाव स्थिर रहे। यहां 2 और 3 अगस्त को अरहर 9,500 रुपए पर बिकी। मिर्जापुर मंडी में अरहर के भाव की बात करें तो यहां 2 अगस्त को अरहर का भाव रहा 7,475 रुपए। 3 अगस्त को इसके सौदों में 25 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 7,500 रुपए। बात अरहर की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 34,30,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अरहर की उपज 42,20,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में 7,90,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि चालू खरीफ सीजन में अरहर की बुआई देश भर के ज्यादातर राज्यों में हो रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक खरीफ अरहर की खेती बीते साल से पीछे चल रही है। साल 2023 के लिए 25 जुलाई को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अरहर की खेती 27,20,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अरहर की बुआई 33,33,000 हेक्टेयर में हुई थी। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में धान बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो देहगाम मंडी में धान के सौदे मजबूती के साथ हुए। लिंगा सुगुर और हरदोई मंडी में धान के भाव नरम रहे, जबकि दाहोद मंडी में इस दौरान धान के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। एग्बाक नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 2 अगस्त को धान का भाव रहा 1,830 रुपए। 3 अगस्त को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 1,830 रुपए पर बरकरार रहा। राज्य की ही देहगाम मंडी में इस दौरान धान के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। 2 अगस्त को यहां धान का भाव था 1,912 रुपए। 3 अगस्त को इसके सौदे 50 रुपए मजबूत होकर 1,962 रुपए पर हुए। कर्नाटक की लिंगा सुगुर मंडी में 2 अगस्त को धान का भाव था 3,056 रुपए। 3 अगस्त को इसके भाव में 216 रुपए की गिरावट आई और भाव 2,840 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में धान के भाव में सुस्ती देखने को मिली। 2 अगस्त को यहां धान का भाव रहा 2,040 रुपए। 3 अगस्त को इसके सौदे 15 रुपए नरम होकर 2,025 रुपए पर हुए।
उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में धान के भाव की बात करें तो गुरुवार को लखीमपुर मंडी में सामान्य क्वालिटी की धान का भाव रहा 1980 रूपए, सीतापुर मंडी में भाव रहा 2000 रूपए, रायबरेली मंडी में सामान्य क्वालिटी की धान 2080 रूपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही माधोगंज मंडी में इस दौरान धान के सौदे 2050 रूपए पर हुए। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,355,42,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 60,71,000 टन अधिक है, जबकि साल 2021-22 में धान की पैदावार 1,294,71,000 टन रही थी। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। असम के किसान अरहर की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले। यहीं पर इस मौसम में तिल की बुआई भी की जा सकती है। किसान गौरी, विनायक, माधवी, ST 1683 और पंजाब तिल नंबर 1 जैसी किस्मों की बुआई 15 अगस्त तक कर सकते हैं। इसी तरह फूल गोभी की कुंवारी, पूसा कातकी और पूसा दीपाली जैसी किस्मों की बुआई की जा सकती है। वहीं ब्रोकली की अर्ली डेनिश जाइंट, डी सिस्को, ग्रीन बर्ड, स्पार्टन अर्ली, कोस्टल और अटलांटिक जैसी किस्मों की बुआई भी कर सकते हैं। असम के किसान मूंग और उड़द की विभिन्न किस्मों की भी बुआई कर ले। साथ ही यहाँ हल्दी की फसल में मिट्टी चढ़ाने का काम कर ले। खेतों की नमी के आधार पर हल्दी की रुपाई के 3 महीने बाद यूरिया डाले। असम में नींबू के पके फलों की तुड़ाई कर ले। अगर कुछ पौधे रोग से संक्रमित हो तो उन्हें अलग हटा दे। मेघालय में मक्का के खेतों से जल निकासी की व्यवस्था कर ले। साथ ही फसल को खरपतवार से मुक्त रखें। अगर मक्का में फॉल आर्मी वर्म का प्रकोप दिखाई दे तो नीम के तेल का छिड़काव करें। मेघालय में अदरक और हल्दी के खेतों से भी जल निकासी की व्यवस्था कर ले। साथ ही इनके अंकुरण के बाद नियमित रूप से मिट्टी चढ़ाने का काम करते रहें। मेघालय के किसान स्ट्रॉबेरी में कीट प्रबंधन के उपाय भी कर ले। मेघालय में बैंगन और मिर्च को कीटों से बचाने के लिए पीला और नीला जाल लटकाएं। यहाँ के किसान तैयार बैंगन और मिर्च की तुड़ाई कर सकते हैं। शलजम को वैसे तो सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है। शलजम के खेत से जल निकासी की समुचित व्यवस्था जरूरी है। पूसा कंचन, पूसा श्वेता और पंजाब श्वेत, पूसा स्वर्णिमा और स्नोबॉल इसकी प्रमुख किस्में हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुआई कतारों में करें, लेकिन बरसात के मौसम में मेड़ों पर लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 से 2.5 हाथ रखें, जबकि बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर यानी आधे से पौना हाथ। बुआई के 8 से 10 दिन बाद पहली सिंचाई करें। उसके बाद जरूरत पड़ने पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें। बोने के 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ा दें। इसकी 2 से 3 निराई और गुड़ाई करनी पड़ती है। शलजम में व्हाइट रस्ट, सर्कोस्पोरा, पीला रोग, ऑल्टरनेरिया और पर्ण अंगमारी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। शलजम में माहू, मूंगी, बालदार कीड़ा, सुंडी, आरा मक्खी और डायमंड बैक मोथ जैसे कीट भी हमला कर सकते हैं। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी फंडिंग मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की छापेमारी की है। आतंकी फंडिंग मामले में NIA जम्मू कश्मीर में लगातार कार्रवाई कर रही है। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य के संवेदनशील और सीमांत इलाकों में अभियान चलाकर अवैध रूप से बनाए गए बंकरों को ढूंढकर उन्हें नष्ट किया है। मणिपुर पुलिस ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा कर ये जानकारी दी।
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बीती रात गौरीकुंड चौकी पुल के पास भारी बारिश के बाद भूस्खलन में 3 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सेक्टर अधिकारी गौरीकुंड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ मौके पर मौजूद है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पटना में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की गैर कानूनी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से संबंधित मामलों में 4 लोगों के खिलाफ पटना की विशेष एनआईए अदालत में ताजा आरोप पत्र दायर किए हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि पिछले 9 वर्षों में भारत ने काफी प्रगति की है और देश की अर्थव्यवस्था में काफी वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2014 में भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, जो आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। कुलगाम पुलिस ने दक्षिण कश्मीर से पिछले कई दिनों से लापता हुए जवान को खोज लिया है। फिलहाल वह किन परिस्थितियों में मिले हैं, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। असम से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां वज्रपात के कारण 3 हाथियों की मौत हो गई। ये घटना कामरूप जिले के रानी इलाके में हुई है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने जेजे अस्पताल में कला निर्देशक नितिन देसाई को अंतिम श्रद्धांजलि दी। नितिन देसाई का शव पंखे से लटका हुआ पाया गया था। कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्मी पब्लिक स्कूल, ASC सेंटर और कॉलेज में आज पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इस पासिंग आउट परेड में 756 अग्निवीरों ने भाग लिया। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।